जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेटेट 2024 के लिए मैं खोरठा आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अभी 1 to 5 का सिलेबस मैं क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद मैं 6 to 8 का भी क्लियर कर दूंगा। देखिए, आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, खोरठा गद्य पद्य संग्रह का। ठीक है, आपको लोग 2 बुक पढ़ना है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह और दू डार जरूल फूल। तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह का ये तीसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा चैप्टर मैं अभी स्किप किया हूँ, नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ डाउट है फ्रेंड्स। देखिए, सोंद माटिक टान ये जो बुक है इसको लिखा है BN ओहदार जी ने। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मातृभूमि का आकर्षण। सोंद माटी, माटी मतलब मिट्टी होता है, और टान मतलब आकर्षण होता है, खिंचाव लगाव जिसे आप लोग कह सकते हो। ठीक है, इसका नोट्स भी आप लोगों को चाहिए तो मिल जाएगा बहुत जल्द, बस 1-2 दिन में आपको पूरा नोट्स मैं दे दूंगा। और दोस्तों, हमारे नोट्स से सारे क्वेश्चन आएंगे, एक भी बाहर से नहीं आएंगे। आप इजिली जेटेट में 30 में 30 ला सकते हो खोरठा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को देखते हैं, इस कहानी में क्या है। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप में संपर्क करके मैसेज करके आप ले सकते हो। उसका 33 रुपया चार्ज लगेगा, पारा टीचर आकलन और जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहानी का सार मैं आपको बता देना हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि बस कहानी को समझना है। ठीक है, कहानी को समझना है, और खोरठा तो आप लोग समझते ही हो, है ना। आप बोलोगे खोरठा में बोलने, तो फिर मैं खोरठा में भी बोल दूंगा, खोरठा में समझा भी दूंगा। तो उसमें क्या है कि आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ लिया, ज्यादा टाइम लग जाता हूँ। तो देख, ये कहानिया को बस समझना उनकी कहानिया में कीना है। तो चलिए कहानिया को हम लोग समझते हैं, इस कहानी को समझते हैं। तो देखिए, सोंद माटिक टान BN ओहदार द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार लोग पढ़ लिख कर अपने गांव छोड़कर शहर में बस जाते हैं और गांव में अपने माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं। यानी एक में कहे मतलब हो कि जैसे कि ज्यादा पढ़ी लिखी लत हो आजकल छुआ, तो फिर शहर चल जातू और गांव में नहीं रहे लगा तू, गांव में अपन माए बाप के छोड़ देतू और शहर जाके बस ही जातू, एटा कहे चाहो, है ना। आगे देख, लोगों को गांव नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि गांव में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है जिससे गांव का विकास हो सके। यहाँ पर BN ओहदार जी कहना चाहते हैं कि लोग के घर नहीं छोड़ना चाहिए, गांव नहीं छोड़ना चाहिए, गांव में रहना चाहिए ताकि गांव के विकास है। आदमी पढ़ी लिखी के सीधे शहर में बसी जाते हो, ओकरे कहानी होकर में। उनके 3 बेटे, एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। उनके 3 बेटे हुए, तीनों बहुत ही होनहार थे, पढ़ने में तेज थे। बड़ा बेटा डॉक्टरी पास करके शहर में जा बसा, यानी जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टरी करके शहर में जा बसा। मंझला एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी हो गया, मंझला जो था उसका एग्रीकल्चर विभाग में जॉब हो गया, वो भी शहर चला गया। छोटा बेटा श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में MA करके शहर में रहने लगा। यानी तीनों बेटा का जॉब लग गया, तीनों शहर में रहने लगा, तीनों शहर में रहे लगल। तो तीनों के जॉब है गेलो, कर तीनों बेटवन के बुढ़वा के तीनों बेटवन के जॉब है गेलो, तो तीनों शहर में रहे लगल। तो है ना, गांव सुनसान हो गया, बूढ़ा बूढ़ी घर में रहने लगे, अकेले बेसहारा हो गए। यानी किसी का माँ बाप यदि गांव में अकेले रहे और उसका बेटा लोग शहर चल जाए तो उसको कैसा लगेगा, उसका घर पूरा सुना सुना लगेगा। एक बार जब बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके घर आया था तभी बूढ़ी पूछी कि बेटा तुम घर में रहोगे, तो वह गुस्सा गया। यानी इसका जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टरी पास करके घर आया, तो उसकी जो माँ थी वो पूछी कि बेटा तुम घर में रहोगे अब, तो वह गुस्सा गया, मतलब पूरा गुस्सा गया। इसी तरह तीनों बेटा गांव के नाम लेने से गुस्सा हो जाते थे। यानी गांव का जब भी नाम होता था तो गुस्सा हो जाता था, क्योंकि देखो शहर में रह के आदत हो गया ना, शहर का चाक चिकन, लाइट, वहां का माहौल देख के मतलब गांव में आदमी रहना पसंद नहीं करने लगता है। तो ये लोग शहर में रह के आदत हो गया, तो इसलिए लोगों को अब गांव आने से खराब लगता था, गांव में रहने में अच्छा नहीं लगता था। बूढ़ी सोचती थी कि किस प्रकार का पढ़ाई किया मेरा बेटा लोग की जिससे उन्हें जन्म दिया, उन्हें ही छोड़कर शहर चले गए। यानी इनका कहना है कि अरे भाई, लोगों को कैसा पढ़ाया, किस प्रकार का पढ़ाई किया कि जिसने उसे जन्म दिया, मतलब उनकी माँ बाप उनको जन्म दिए, उनका पालन पोषण किए, तो उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तो अब उन्हीं को छोड़ के चले गए।
रवि नाम का एक लड़का जो बूढ़ी के बड़े बेटे का बेटा है। कहने का मतलब है ये जो बुढ़िया है उसका जो पहला बेटा है उसका एक बेटा होता है जिसका नाम रवि रहता है। अपने बाप के साथ रहकर एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया था। अब वो भी जो पहला बेटा था उसका जो बेटा था वो अपने बाप के साथ रह के एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया, यानी एग्रीकल्चर के पढ़ाई कर ले रहो, है नहीं। वह एक बार गांव गया जहां उसके दादा दादी रहती थी। वह गांव गया और दादा दादी से मिलने के बाद जब वह शहर के लिए वापस जा रहा था तब उसकी दादी ने कहा दुखी मन से, आंख में आंसू बहाते हुए, जाओ बेटा ठीक से रहना परंतु फिर वापस आने के लिए जाओ। यानी जब रवि रवि अपना दादा दादी से मिलने जाता है, यानी बूढ़ी का पहला बेटा का बेटा गांव जाता है, तब जब वो फिर वापस आने लगता है तो बोलता है बेटा जाओ लेकिन फिर वापस आने के लिए जाओ, मतलब फिर वापस आना, तुम वहीं फिर तुम मत रह जाना, ये कहती है इमोशनल होके, है ना। उसके बाद रवि भी इमोशनल हो जाता है। रवि इमोशनल हो गया, उसकी आंखें भर आई, मतलब इमोशनल हो गई, कहने का मतलब है अपना अपना अपनी दादी है और वो दादी ऐसा कर रही है तो कोई भी इमोशनल होगा भाई, है ना। रवि शहर वापस चला जाता है अपनी आयो, ठीक है, खोरठा में दादी को आयो कहा जाता है, और भूल जाता है, मतलब सारा बात जो है भूल जाता है। एक रात रवि को सपने में उसकी दादी दिखाई देती है, तो एक रात में उसको सपने में दादी दिखाई देती है। उसकी दादी बहुत बीमार है और वो पूछ रही है तुम भी घर नहीं आओगे गाँव, ठीक है, घर आओगे या गांव नहीं आओगे, तुम्हारी जरूरत है बेटा गांव को। मतलब वो एक दिन सपना देख रहा था, सोया हुआ था, तो उसको लगता है कि उसकी उसकी दादी बहुत बीमार है सपने में, और वो कह रही है कि बेटा तुम भी क्या नहीं आओगे घर। रवि को रात भर नींद नहीं आता है, यानी रवि के रात भर नींद नहीं आवा है एकदम, कभी ई पलटन तो कभी वो पलटन हवेत रहो, है ना। रवि सुबह उठकर अपने पिताजी से कहता है, रवि बिहान उठो हो और अपन बाप के कहा है मैं जा रहा हूँ दादी के पास गांव में, गांव वहीं रहूंगा और मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, खेती बाड़ी की पढ़ाई का शहर में क्या काम। मतलब रवि बिहान उठो सुती के अपन पापा कहे हम जाए लगल हो घर, हम तो एग्रीकल्चर के पढ़ाई भी कर रही हो, एग्रीकल्चर के शहर में किना काम आओ, गाँव में रहो खेती बाड़ी करबो। और बात का है वो हो हम गांव में रहेंगे और सेवा करेंगे। यह सुनकर रवि के माता पिता गुस्सा होते हैं। जैसी ही बातवा सुनल थी ओके निकल थी बेकारे एकरा पढ़ाओ लिए रे मुरुख के, ओकर माई बाप पूरा फॉर्म में आ गल तो एकदम गुस्सा आ गल तो, है ना। और कहते हैं तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, गांव में जाकर क्या करोगे, चुपचाप नौकरी कर। उसकी माँ भी कहती है इसको नशा लग गया है, बोलता है कि चुपचाप यहाँ पर तुम काम करो, जॉब करो, तुम गांव में जाके क्या करोगे। और उसका माँ भी बोलती है इसको नशा लग गया है। तब रवि कहता है, उसके माँ जब कहती है कि नशा लग गया तो रवि कहता है हाँ मुझे सोंद माटी का नशा लगा है। मतलब रवि कहे कि हाँ हमारा नशा लगले हो लेकिन सोंद माटी के नशा लगले हो। रवि गांव चला जाता है और अपने दादी के घर पहुंच जाता है। सोंद माटी का नशा कहने का मतलब है कि मुझे मातृभूमि से प्यार है और मुझे मातृभूमि का जो खिंचाव है वो अट्रैक्ट करके, मतलब आकर्षण है, जिसके कारण मैं गांव जाना चाहता हूं अपनी दादी के पास। अपने दादी के घर वो पहुंच जाता है। रवि गांव में घूमने लगता है। रवि गांव में घूमने लगता है, वहां उसने देखा किस प्रकार गांव के लोग बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं, बच्चे ताश खेल रहे हैं। एक बार देखा एक आदमी हुरुतुतु बजा रहा था और घूम रहा था। उसने पूछा ऐसा करने से क्या होगा, तो उसने बताया कि ऐसा करने से धान में जो रोग लगा है वो खत्म हो जाएगा। यानी गांव में देखा कि गांव में बहुत अंधविश्वास है और गांव में बहुत बेरोजगारी भी है और गांव के लोग अनपढ़ है, कुछ समझते हैं नहीं। उसको लगा कि यहाँ रह के इन लोगों को कुछ सिखाया जाए और विकसित किया जाए गांव को। सुनकर वह दंग रह गया। उसने गांव के लोगों को समझाया और ब्लॉक ऑफिस से दवाई मंगाकर धान में दिया, जिससे धान का रोग खत्म हो गया।
एक बार उसने एक औरत को भी मरने से बचाया क्योंकि उस औरत को बुखार हुआ था और वो ओझा ओझा सोखा से दिखा रही थी। यानी गांव में बहुत सारा ऐसा कुरीति था, लोग अनपढ़ थे जिस कारण वो ये सब काम कर रहे थे। मतलब किसी को बुखार आ गया तो वो ओझा सोखा करने लगता था, डायन भूत करने लगता था, है ना। कहीं अगर कोई फसल में कोई रोग हो गया तो वो हुरुतुतु बजा के उसको ठीक करते। तो हुरुतुतु से ठीक होगा? हुरुतुतु मतलब होता है कुछ एक बजाने का यंत्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने डॉक्टर से दिखाया जिससे वो ठीक हो गई, ठीक है। ओझा सोखा से दिखा रही थी, फिर इसने उसको डॉक्टर से दिखवा दिया। रवि सोचने लगा, दादी ने जो मुझसे कहा था, जाओ मगर फैर घूर के आओ ले जैसे, सच में मेरी कितनी जरूरत है गांव को। उसने नदी का पानी उठाकर कसम खाया, अब हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है रवि सोचने लगा जब ये सब देखा, ये सब कि गांव में इतना ये मेरी कितनी जरूरत है, यहाँ के लोग कितने अनपढ़ है, यहाँ भी यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है ताकि हमारा गांव डेवलप कर सके। तब उसने सोचा कि अरे दादी ठीक बोली थी कि जाओ मगर फिर से मतलब कि आने के लिए जाना, ठीक है। जाओ मगर घूर के आवे ले जई है जैसे, ठीक है। कहने का मतलब है उसकी दादी ने कहा था ना कि जाना जाओ मगर फिर से आना वापस, वहीं पर मत रह जाना। तो यही सोचता है कि दादी ठीक बोली थी कि गांव में मेरी जरूरत है और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो बेसिकली ये कहानी था। अब इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? देखिए पूछा जाएगा, सोंद माटी टान कर लिखवैया के लागे या लेखक के लागे यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन ओहदार। आगे देखिए, सोंद माटी टान कर नायक के, तो रवि इस कहानी का नायक है। आगे देखिए, सोंद माटी टान कहानी है, बूढ़ा बूढ़ी काय गो बेटा रहे, तो बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा रहे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोंद माटी टान कहानी है, टान शब्द का अर्थ किए हुए, टान मतलब मैंने तो बताया खिंचाओ, आकर्षण, लगाओ। कहानी के नायक रवि के बाप की है कहे, ठीक है। ये कहानी का जो नायक है उसका जो पापा है वो क्या करता है, तो वो डॉक्टर रहता है शहर में। रवि के की ले गाँवे रहे खोजल रहे, रवि की ले गाँवे रहे खोजल रहे, यानी रवि किस लिए गांव में रहना चाहता है? वो गांव की स्थिति को सुधारना चाहता है। गांव की स्थिति ठीक नहीं है, गांव में पढ़ल लिखल गांव के लोग की जरूरत है। बूढ़ी मंझला बेटा की कर रहे है, तो बूढ़ी का जो मंझला बेटा था वो क्या करता था? वो एग्रीकल्चर विभाग में जॉब हो गया था उसका। बूढ़ी छोट बेटा की करे है, तो बूढ़ी का छोट बेटा जो था वो श्रम कल्याण विभाग में जॉब था। डॉक्टर बी एन ओहदार का जन्म स्थान चेटर, ये देखिए आपका सहायक आचार्य एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ देता है। डॉक्टर बी एन ओहदार का जो जन्मदिन है वो है 2 सितंबर 1952, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सोंद माटिक टान कैसन कहानी लागे, तो एक सामाजिक आदर्शवादी कहानी लागे। डॉक्टर बी एन ओहदार का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। तो ये देखिए, ये तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, यानी तीसरा चैप्टर खत्म है गेलो। अब नेक्स्ट चैप्टर देख हो चासा है नी, जेकर अर्थ है वो खेती बाड़ी, हम नेक्स्ट डे बताए देबो। फिलहाल के लिए तो है इटा पूरा पढ़ लिया, और जितना यहाँ क्वेश्चन दिले हो ना इतने पढ़ लिया, एक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछो, ज्यादा हार्ड नहीं पूछतो, समझ लिया। बस ये कहानियां के तो इनके समझी जाना हो, जो हम बताए दे रहे एक बार फिर से देख लिया, नहीं समझ में आवन तो बाकी बात ई कहानी में कुछ ना हो। बस बी एन ओहदार जी एगो कहानी लिखले रहो, सोंद माटी टान लिखले हो, जकर अर्थ है वो मातृभूमि का आकर्षण। एक में बेसिकली कहानियां में देखे ले हो कि मातृभूमि के प्यार या जो मातृभूमि से लगाव क्या होता है, और किस प्रकार लोग गांव छोड़ के पढ़ाई लिखाई करके शहर चल जाते हैं लेकिन अपने गांव को भूल जाते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को गांव में जरूरत है ताकि गांव का विकास हो सके। तो इस कहानी में बस यही दिखाया गया है दोस्तों, और इससे रिलेटेड प्रश्न जो आपके आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपके सारे जो कहानी है खोटा गद्य पद संग्रह का क्लियर करवा दूंगा, पद भाग भी पढ़ा दूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।